हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, काफ़ी दिन के बाद मुलाकात कर रहे हैं। तबीयत ज़रा ख़राब थी मेरी, इसलिए मैं लेक्चर ले नहीं पाया था। आज थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए सोचा कि चलो लेक्चर ले लेते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था, स्टडी करा था कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कितने तरह की थी, चार तरह की थी, सॉरी पांच तरह की थी हमारे पास। फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन हो गया, फोर्थ जनरेशन हो गया, और साथ में हमारा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज हो गया। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात करेंगे, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था। कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, डीबीएमएस। डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या थी हमारे पास, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आपको बताया था कि ये डीबीएमएस मेरे पास क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट होता है जो कि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीबीएमएस क्या करता है, चीज़ों को मैनेज करता है हमारे पास। ठीक है, डीबीएमएस क्या करता है, हमारा चीज़ों को मैनेज करता है। तो चीज़ों को मैनेज करने से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पर एक डेटाबेस नाम का शब्द आता है हमारे पास। ठीक है जी, पहले हमें वो समझना पड़ेगा, फिर हमें मैनेजमेंट नाम का शब्द समझना पड़ेगा, फिर हमें सिस्टम नाम का शब्द समझना पड़ेगा। अब डेटाबेस की बात करेंगे, डेटाबेस के अंदर तीन शब्द हमारे पास आए थे, अगर आपको याद हो। एफ आर एफ हो गया, एफ का मतलब फील्ड हो गया, आर का मतलब रिकॉर्ड हो गया, एफ का मतलब फाइल हो गया। फाइल को बदले में हमने क्या नाम दिया था, टेबल का नाम दिया था। फील्ड को हम लोगों ने यहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट का नाम भी दिया था, डेटा आइटम्स का नाम भी दिया था। और रिकॉर्ड की बात करेंगे तो उसको हम रो के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ फील्ड की बात करेंगे तो उसको हम लोगों ने कॉलम का नाम भी दर्जा यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, एक हल्का सा रिकैप करवा रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए होंगे आपको रिवाइज करे हुए, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमने क्या बोला, डीबीएमएस क्या करता है, मैनेज करता है, डेटा की सिक्योरिटी को मैनेज करता है, डेटा की इनकंसिस्टेंसी को मैनेज करता है, डेटा की रीडिंडेंसी को मैनेज करता है। सिक्योरिटी की बात करेंगे, सिक्योरिटी का लेवल डीबीएमएस के अंदर हाई होता है। फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी है मेरे पास, सेकंड लेवल सिक्योरिटी है मेरे पास, थर्ड लेवल सिक्योरिटी है, और फोर्थ लेवल सिक्योरिटी भी मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है। और रीडेंडेंसी की बात करेंगे, रीडेंडेंसी मतलब क्या था, डुप्लीकेसी हो गया। और डुप्लीकेसी का लेवल हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। अस्थिरता हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो समाप्ति का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है 100% इस ड्रॉबैक को हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो ये दो जानकारी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखी थी। कुल मिला के 15 लेक्चर हम ले चुके हैं। और हम लोगों ने 15 लेक्चर में ये जानकारी आपकी डिस्कस करी थी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को तमीज से मैनेज करने के लिए सक्षम है। ठीक है जी। अब डीबीएमएस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जो भी हैकर होता है हमारा, ठीक है, हैकर बड़े बड़े तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिस्ट में बताया था। फिर भी चलो अभी हम इसको सिंपल क्लासीफाइड करते हैं। हमने कहा जी, एक मेरे पास वाइट हैट हैकर वाला हैकर है, और एक मेरे पास आपका ब्लैक हैट वाला हैकर है। ठीक है। तो मैंने कहा था गंदा इंसान कौन होता है, ब्लैक हैट होता है गंदा इंसान। तो ब्लैक हैट किसको हैक करना चाहता है, मोटे लेवल की अगर हम बात करें तो वो किसको हैक करना चाहता है, डेटा को हैक करना चाहता है। ठीक है। वाइट हैट हैकर क्या बचाना चाहता है, सर वाइट हैट हैकर डेटा को बचाना चाहता है। तो ये इंसान क्या प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। और किसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। हैकर क्या करेगा, हैक्ड करेगा। किसको हैक्ड करने का प्रयास करेगा, डेटा को हैक्ड करने का प्रयास करेगा। तो ये बेटा एक्सट्रीम लेवल की हमारे पास सिक्योरिटी होती है, जिसपे हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है जी। अब देखो, हम तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो काफ़ी सारी चीज़ों को सुरक्षा प्रदान करेगा। मैंने कहा ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, ये क्या करेगा, काफ़ी सारी चीज़ों को सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। हमने कहा ये हमारे राउटर नाम का एक डिवाइस होता है। ठीक है जी। हमारे पास एक स्विच नाम का एक डिवाइस होता है। ठीक है जी। हमारे पास एक गेटवे नाम का डिवाइस होता है। हमारे पास एक लेटर से आपका किसी ज़माने में हब नाम का डिवाइस होता था, आजकल हब ख़त्म हो चुका है। हमारे पास आपका रिपीटर नाम का डिवाइस होता है। ठीक है। इन सब की बात करूंगा तो इनको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, इन सबको हमने टेक्निकली नाम दे रखा है आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो इन सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हमें क्या करनी पड़ेगी, सुरक्षा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमें पता है कंपनी के अंदर हमारे पास क्या सिस्टम होता है, आपका वाईफाई का सिस्टम होता है, उसको भी हमें क्या प्रोवाइड करना है, सुरक्षा प्रोवाइड करना है। वाइट हैट हैकर क्या करेगा, इन सारे सिस्टम को क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। और ब्लैक हैट हैकर क्या करेगा, इन सब का मिसयूज़ करेगा, ताकि वो किसी नेटवर्क में जा सके। ठीक है जी। और डेफिनेटली वो क्या कर सके, किसी बड़े से सर्वर को आपका हैक कर सके। बड़े वाली मशीन को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया था, सर्वर का नाम दिया था। सर्वर के अंदर क्या पड़ा होता है, दुनिया भर का डेटा पड़ा होता है। डेटा की मात्रा यहाँ पे कम होती है, ज़्यादा होती है, डेटा की मात्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस डेटा को तमीज़ से सेव करना है तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, डीबीएमएस का इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो जो हमारा ब्लैक हैट हैकर है वो क्या करेगा, डीबीएमएस को हैक्ड करने का प्रयास करेगा ताकि डेटा को बर्बाद कर सके, ताकि डेटा को हम क्या कह सके, डेटा को वो डिस्ट्रॉय कर सके, या डेटा को वो लोग क्या कर सके, लीक कर सके। ठीक है, या डेटा को वो सीक्रेट भाषा में कन्वर्ट कर दे जिसको हम एनक्रिप्शन कहते हैं, ताकि कोई भी इंसान उसको पढ़ नहीं पाए। समझ में आ रही बात? तो जब हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बात करते हैं तो हमें मल्टीपल लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। हमें फायर वॉल्स को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सर ये फायर वॉल क्या चीज़ होती है? पढ़ेंगे बेटा, आने वाला समय आएगा पढ़ेंगे, जब आपको नेटवर्किंग के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, तब जाके आपको ज्ञान मिलेगा कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो बहुत बड़ा काम करता है। फिलहाल अभी अंदरूनी बात करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करेगा, डेटा को सेव करेगा। और जो मेरा ब्लैक हैट हैकर है, जो कंपनियों को बर्बाद करना चाहता है, वो डेफिनेटली डेटा को बर्बाद करना चाहता है, डेटा का मिसयूज़ करना चाहता है। जैसा कि आपने पीछे सुना होगा कि एम्स का डेटा हैक्ड हो गया था। अब एम्स में किस तरह की जानकारी पड़ी है, पेशेंट्स के बारे में जानकारी पड़ी है, डॉक्टर्स के बारे में जानकारी पड़ी है, किस पेशेंट को क्या बीमारी है उसके बारे में जानकारी पड़ी है। वहाँ पे वीआईपी लोग आते हैं, मंथली कैटेगरी के लोग आते हैं, कॉर्पोरेट्स कैटेगरी के लोग आते हैं। एम्स में जो डॉक्टर्स होते हैं वो बड़े एक्सट्रीम लेवल के, हाई लेवल के होते हैं। ठीक है जी, मंथली लोग पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के क्रीडेंशियल्स के बारे में सारी जानकारी होती है, उनके आधार कार्ड के बारे में, पैन कार्ड के बारे में सारी जानकारी होती है। और एम एक सरकारी हॉस्पिटल है और हाई लेवल का हॉस्पिटल है। वहाँ पे डेटा की ब्रीच होना, ठीक है, डेटा की लीकेज होना अपने में एक बड़ी शर्मनाक हरकत है हमारे पास। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि वो उसका किसी भी प्रकार से आपका मिसयूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपके डीबीएमएस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डीबीएमएस कब आया था? 4th जनरेशन लैंग्वेज में आया था। और उसको कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करा था? 3 पार्ट्स में, डेटाबेस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम हो गया। डाटाबेस की बात करेंगे, फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया। मैनेजमेंट की बात करेंगे, डेटा का सिक्योरिटी लेवल हाई है, डेटा का अस्थिरता समाप्त कर देंगे, डेटा का डुप्लीकेसी लेवल हम यहाँ पे कम कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये जानकारी मैंने आपको दी थी। इतना समय मैंने आपका क्यों बर्बाद करा? 7 मिनट 13 सेकंड मैंने आपके बर्बाद कर दिए, केवल इसलिए क्योंकि क्लास हमारे बड़े दिनों के बाद हो रही है। आप टच से शायद नहीं रहे होंगे, या थोड़ा 12 दिन का आपको गैप मिल गया है। तो बड़े कम बच्चे होते हैं जो बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं, और जो रिवाइज करते हैं वो डेफिनेटली सीरियस बच्चे होते हैं, और जो लेके छोड़ देते हैं वो थोड़ा सा नॉन सीरियस होते हैं। तो नॉन सीरियस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने आप बच्चों को ये पूरा एक हल्का सा रिकैप यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब हमारा एक तीसरा पार्ट क्या क्या रह गया था जो हमें पढ़ना था, और वो ये था कि भैया हमारा डीबीएमएस का तीसरा शब्द क्या रह गया था मेरे पास? सिस्टम नाम का शब्द। और सिस्टम से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है? सिस्टम से मेरा मतलब होता है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने कहा डीबीएमएस एक चीज़ की मौजूदगी से नहीं बना, बड़ी सारी चीज़ों की मौजूदगी से बना है, और उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने कहा इसमें सबसे पहला कंपोनेंट मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमने क्या नाम दिया? डेटा डिक्शनरी का नाम दिया है। इसके बाद मेरे पास एसक्यूएल आ गया। ठीक है जी। इसके बाद मेरे पास रिपोर्ट जनरेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो आ गया। उसके बाद मेरे पास यूजर्स नाम का टॉपिक आ गया। इसके बाद मेरे पास एक मिडलवेयर नाम का कंपोनेंट आ गया, जिसको बदले में हमने एक पर्यायवाची नाम और दे रखा है। और वो पर्यायवाची नाम मेरे पास क्या आ रहा है? डैट इज होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस, राइट। और लास्ट मेरे पास क्या आता है आपका? लास्ट एक और कंपोनेंट आता है जिसको हमने क्या नाम दिया? डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने कंपोनेंट्स आ गए? पहला हो गया, दूसरा हो गया, रिपोर्ट जनरेटर तीसरा हो गया, यूजर्स चौथा हो गया, मिडलवेयर कह लो या होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस कह लो, ये पांचवा हो गया, और छठा कंपोनेंट्स मेरे पास क्या आ गया? डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है जी। अगर मैं यूज़र की बात करूंगा तो यूज़र भी बेटा मेरे पास बड़े सारे होते हैं। कौन कौन से? जैसे एक इंसान होता है, उसको टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया? सिस्टम एनालिस्ट। दूसरे इंसान को हमने, प्रोफेशनल आदमी को क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया सिस्टम डिज़ाइनर।
तीसरा नाम मेरे पास आ रहा है सिस्टम प्रोग्रामर, या इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं सिस्टम डेवलपर। ठीक है जी। ऐसे मेरे पास एक और नाम होता है सिस्टम टेस्टर के नाम से, जो कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही मेरे पास एक डीबीए नाम का इंसान होता है, जिसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसे ही मैंने बोला मेरे पास साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैटेगरी के लोग भी होते हैं। ठीक है जी। तो सिस्टम एनालिस्ट हो गया मेरे पास, सिस्टम डिज़ाइनर हो गया, सिस्टम प्रोग्रामर हो गया, सिस्टम टेस्टर हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो गया, और एक सिंपल शब्दों में हम कह देते हैं, और लास्ट कैटेगरी में क्या आता है मेरे पास, एंड यूज़र होता है। ठीक है जी। तो ये मेरे पास मल्टीपल तरह के लोग हैं जो कि इस आईटी प्रोफेशनल्स कैटेगरी की फील्ड में काम करते हैं। इन लोगों से भी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को परिचित होना पड़ता है, क्योंकि जब साइबर सिक्योरिटी वाला इंसान काम करता है तो इन पर्टिकुलर इन मल्टीपल लोगों की मदद से, हेल्प से वो क्या करता है, मदद लेता है, सिस्टम एनालिस्ट की मदद लेता है, डिज़ाइनर प्रोग्रामर को स्टडी करता है, टेस्टर को स्टडी करता है, और तब जाके अपनी साइबर सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट को वो लॉन्च कर पाता है। ये मात्र मैंने मोटे मोटे आपको 6 नाम बताए हैं, पर ये मात्र 6 नाम सीमित नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो अगले 50 नाम भी यहाँ पे इकट्ठे कर सकता हूँ, पर फिलहाल इस टॉपिक के लिए अगर हम ये 6 नाम भी डिस्कस कर लेते हैं तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे। तो ये अब हमें समझने हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। पॉज करके आप नोट डाउन करिए, जो पॉज करके नोट डाउन नहीं करते वो स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो बच्चे नोट डाउन करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, नोट डाउन करना आपके लिए कंपलसरी है। नोट डाउन करने से बंदे आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना तो बड़ा आसान काम है, तो चीज़ों को आप नोट डाउन करिए, बढ़िया रहेगा। तो कुल मिला के मैंने कितने तरह के लोग बता दिए आपको, 7 तरह के लोग बता दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और इसको हम डिटेल वे में आपका स्टडी करेंगे। राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहले हम टॉपिक कवर कर लेते हैं, बड़ा टेढ़ा और ख़तरनाक टॉपिक है, बड़ा ही लेंदी टॉपिक है। इसको हमने बदले में क्या नाम दिया, डेटा डिक्शनरी का नाम दिया है। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को कम से कम नहीं तो 4 दफ़ा रिवाइज करना बेटा, 4 टाइम्स। ये टॉपिक इंटरव्यू के लिए बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब कभी किसी कंपनी वाले को बच्चों को फंसाना होता है तो वो हमेशा इस टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका डेटा डिक्शनरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डेटा डिक्शनरी हमारे पास क्या होता है। डेटा डिक्शनरी नाम के शब्द को अगर आपने पढ़ना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ेगा। और बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस टॉपिक को समझने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, काफ़ी सारी टेक्निकल डेफिनेशंस हमें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके ये डेटा डिक्शनरी नाम का शब्द आपको समझ में आएगा। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम से आप उसको लिंक नहीं कर पाएंगे डेटा डिक्शनरी के साथ। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रही है कि आपको काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फाइलें बनती हैं। मैंने कहा था फाइलों को फाइलों का नाम नहीं देना, बदले में क्या नाम देना है, टेबल्स का नाम देना है। और टेबल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे रो का स्पेसिफिकेशन होगा, जहाँ पे कॉलम्स का स्पेसिफिकेशन होगा, यानी जहाँ पे शक्ल इस तरीके से होगी, रो भी होंगी मेरे पास, कॉलम्स भी होंगे। वर्टिकल को हमने क्या नाम दिया था, कॉलम्स का नाम दिया था। हॉरिजॉन्टल को, लेटी हुई लाइनों को हमने क्या नाम दिया था, आपका रोज का नाम दिया था। और ये पूरा डब्बा मेरे संपर्क में क्या बन गया, टेबल बन गया, जिसको सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, देसी भाषा में हमने क्या नाम दिया, फाइल्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो मैं बेसिकली आपका पहले बैकग्राउंड बनाने जा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको सिखाने जा रहा हूँ। आधा घंटा पौना घंटा का समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा टेक्निकल शब्दों को सीखने में। और जब आप टेक्निकल शब्द सीख जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि डेटा डिक्शनरी क्या होता है। तो मोटा मोटा आप ये समझ लो कि डेटा डिक्शनरी को समझने के लिए पहले हमें 1 घंटे का समय लगाना पड़ेगा। और कुछ आधा पार्ट तो हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और उसका अगला आधा पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे, जो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा।
ठीक है जी। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि मैंने कहा कि फाइल्स को हमने क्या नाम दिया, टेबल्स का नाम दिया। टेबल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रो एंड कॉलम्स की स्पेसिफिकेशन होती है। वर्टिकल कॉलम्स को खाने को हमने क्या नाम दिया, कॉलम्स का नाम दिया। हॉरिजॉन्टल को हमने क्या नाम दिया, रोज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम टेबल के अंदर क्या करते हैं जी, जी हम टेबल के अंदर आपका डेटा सेव करते हैं। बिल्कुल सही बात है, टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को सेव करते हैं। मैंने कहा जी टेबल्स कितने तरह के होते हैं, हमने कहा टेबल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, जिसमें एक नाम मेरे पास क्या होता है, एक नाम होता है मेरे पास सिस्टम डिफाइन टेबल, और दूसरा टेबल होता है मेरे पास डैट इज यूजर डिफाइन टेबल्स। हमने कहा टेबल की अगर आप बात करेंगे, टेबल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक का नाम है सिस्टम डिफाइन टेबल और एक का नाम है मेरे पास यूजर डिफाइन टेबल। अब पहला सवाल यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम डिफाइंड टेबल सर क्या होता है, तो ये भी एक टेक्निकल शब्द है, ये भी एक टेक्निकल शब्द है, दोनों हमें सीखने हैं। तो आइए स्टडी करते हैं सिस्टम डिफाइंड टेबल क्या होता है मेरे पास। These tables are provided by the software itself। कह रहा है भैया ये वो टेबल हैं जो कौन प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। These tables are provided by the software itself। सर क्या मतलब है, ध्यान देना जरा। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या अपने में एक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है। हर सॉफ्टवेयर का एक पर्पस होता है। जैसे एमएस वर्ड का पर्पस होता है डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना, एक्सेल का पर्पस होता है आपका स्प्रेडशीट्स बनाना, पावर पॉइंट का पर्पस होता है आपका प्रेजेंटेशन बनाना, डीबीएमएस का पर्पस होता है डेटा को तमीज से सेव करना। तो अगर मैंने बोला बेटा डीबीएमएस का पर्पस क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर डेटा को सेव करना तमीज से। और तमीज को हमने अंग्रेजी में क्या बोला, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड, स्पेलिंग गलत हो गए। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा को सेव करना, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस है। चलो ठीक है जी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ सर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोई एग्जांपल्स बता सकते हो, मैं कहा बिल्कुल बेटा, बड़े सारे एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। सबसे फेमस एग्जांपल है मेरे पास ओरेकल। ठीक है बेटा, ओरेकल बड़ा फेमस नाम है, मेरे ख्याल से आप बच्चों ने सुना होगा। जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो तो जानते होंगे, बीसीए वाले बच्चे भी जानते होंगे, और जो बीटेक वाले बीसीए वाले नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ओरेकल कमरे में 10 बार चीख चीख के बोलो, ओरेकल 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 ओरेकल, अपनापन आपको नजर आ जाएगा। ऐसे मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, एसक्यूएल सर्वर। ऐसे मैंने एक और नाम दिया, उसका नाम क्या है, माई एसक्यूएल। ऐसे मेरे पास किसी ज़माने में एक नाम होता था इनग्रेस, मैंने कहा DB2, या मैंने क्या दिया मोंगो DB। ठीक है जी, या मैंने घटिया नाम ले लिया MS एक्सेस। क्या नाम लिया मैंने, MS एक्सेस। आपने माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस का नाम सुना होगा। MS ऑफिस में 4 सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और साथ में एक्सेस हो गया। ये सारे के सारे और भी बड़े सारे नाम है बेटा। हमारे पास किसी ज़माने में एक सॉफ्टवेयर और होता था साइबेस नाम का, बड़ा फेमस डीबीएमएस का एग्जांपल था हमारे पास। तो ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, इनग्रेस हो गया, DB2 हो गया, मोंगो DB हो गया, MS एक्सेस हो गया। तो हमने क्या बोला, ये सारे के सारे मेरे पास क्या माने गए, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
These all are the examples of database management system which is responsible to save the information in a highly organized manner. ठीक है जी। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो हमारा ओरेकल नाम का ब्रांड है, ठीक है जी, वो इतना बिका जिसकी हद ही नहीं है। ओरेकल नाम के ब्रांड की बात करेंगे तो ओरेकल नाम का जो ब्रांड है, इसके जो मालिक का नाम है वो नाम है लैरी। लैरी पेज की बात नहीं कर रहा, लैरी पेज तो गूगल के थे आपके, इनका नाम है लैरी एलिसन, ठीक है जी। और ये हमारे वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट मैन में आते हैं भाई। ओरेकल की बात करेंगे, ओरेकल इतना फेमस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कि जो हमारे लैरी एलिसन हैं वो टॉप रिचेस्ट मैन में आते हैं। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? और इनकी अगर मैं नेटवर्थ की बात करूंगा तो ज़्यादा नहीं, 232 बिलियन डॉलर का हिसाब किताब है बेटा। इलॉन मस्क के बाद इन्हीं का ही नाम आता है एक तरह से। और 232 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 8,400 करोड़ से, तो भाई साहब इतनी संपत्ति लैरी एलिसन नाम के भाई के पास है, जो कि ओरेकल कॉरपोरेशन के मालिक माने गए हैं, ओनर माने गए हैं। तो ओरेकल कोई गरीब सॉफ्टवेयर नहीं है, बड़ा अमीर सॉफ्टवेयर है। ये ऐसा प्यारा सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर है, और बैंक में तो इसका दबदबा है। और बैंक्स की बात करूंगा तो बैंक्स तो भैया बैंक्स कह लो, या आप मल्टीपल तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज कह लो। आपने जीवन में नाम सुना होगा कि हमारे पास बैंक्स होते हैं, हमारे पास एक एनबीएफसी वाला कॉन्सेप्ट होता है, एनबीएफसी, जिसको हम बदले में क्या कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसके अंदर हमारा कौन आता है, बजाज फाइनेंस नाम की कंपनी आती है। बजाज फाइनेंस का नाम आपने सुना होगा, शेयर बाजार में इसने खूब पैसे बना के दिए हैं शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। बैंक्स की बात करेंगे, एचडीएफसी बैंक हो गया मेरे पास, आईसीआईसी बैंक हो गया मेरे पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया मेरे पास, कोटक बैंक हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया मेरे पास, आईडीएफसी नाम का बैंक भी हो गया, कैनरा बैंक हो गया हमारे पास। ये टॉप मोस्ट बैंक है हमारे पास बेटा। आपका आरबीएल बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया। इनमें वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को संभालने के लिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक प्यारा सा डीबीएमएस नाम का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा, ओरेकल। तो इस पूरी कहानी को मैं शॉर्ट में क्या बोलूँगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा डिक्शनरी, ठीक है। और डेटा डिक्शनरी को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल शब्द। तो टेक्निकल शब्द में हमने पहला शब्द का नाम क्या लिया कि भाई टेबल क्या होते हैं हमारे पास। क्या बोला मैंने, हमें पढ़ना है कि टेबल्स हमारे पास क्या होते हैं। मैंने कहा टेबल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक का नाम मेरे पास क्या था, सिस्टम डिफाइंड टेबल, और एक का नाम मेरे पास क्या था, यूजर डिफाइंड टेबल। मैंने कहा सिस्टम डिफाइंड टेबल क्या होते हैं, हमने कहा सिस्टम डिफाइंड टेबल वो टेबल होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं, जो बने बनाए मिलते हैं, जो सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कहानी सुनी कि डीबीएमएस के हमारे पास क्या बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, और सबसे बढ़िया झकास एग्जाम्पल का नाम क्या है, झकास एग्जाम्पल का नाम है ओरेकल। तो ओरेकल नाम का सॉफ्टवेयर बड़ा तगड़ा है हमारे पास। बड़े बड़े जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, बड़ी बड़ी जो हमारे पास क्या कहते हैं आपके बैंक्स होते हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पे टिके हैं, वो ओरेकल नाम के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे टिके हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो केवल अगर आपने ओरेकल को अगर तमीज़ से पढ़ लिया तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी सुकून पूर्वक बन जाएगी, मोटे पैसे कमाने के आसार आपके हो जाएंगे अगर आपने ओरेकल को ढंग से पढ़ लिया। ओरेकल का डीबी अगर आप बन गए, ओरेकल का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप बन गए, तो डेफिनेटली यस, काम बढ़िया हो जाएगा।
तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या एग्जाम्पल है, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, इनग्रेस हो गया, साइबेस हो गया, DB2 हो गया, मोंगो डीबी हो गया। दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर मैंने कहानी में आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दिया ओरेकल का मालिक का नाम क्या है। ओरेकल के मालिक का नाम लैरी एलिसन है। एक आदमी उसका नाम लैरी पेज है, वो गूगल का है। ये लैरी एलिसन है, ये ओरेकल के हैं, ये नाम आपको पता होना चाहिए। टॉप 10 रिचेस्ट मैन की कैटेगरी में आते हैं। 232 बिलियन का हिसाब किताब आज की डेट में है। अब जो बच्चा पता नहीं कब लेक्चर देखता है, कोई 2 महीने बाद देखेगा, कोई 6 महीने बाद देखेगा, उस समय इनके बिलियंस बढ़ चुके होंगे या इनका लेवल गिर चुका होगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है, शेयर बाजार पे डिपेंड करता है उनका लेवल क्या बना है हमारे पास। तो लेट अस से हमने क्या करा, हमने DBMS नाम का सॉफ्टवेयर परचेज करा। मैंने कहा बेटा कौन सा वाला परचेज करा, आपने कहा जी ओरेकल वाला परचेज करा। अब ओरेकल नाम का सॉफ्टवेयर लेट अस से हम लोगों ने क्या करा, ओरेकल नाम के सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेज करा कुछ एक्स अमाउंट के लिए, मान लो कुछ लाखों रुपए के लिए हमने ओरेकल नाम का सॉफ्टवेयर परचेज करा। अब जब सॉफ्टवेयर परचेज करा है तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, याद करो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का डेफिनेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस विच कॉजेज द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर प्रोसेस। ये आपकी स्टार्टिंग क्लासेस में आपको जानकारी दे चुका हूँ, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, अगर आपको याद नहीं आ रही है तो दोबारा से लेक्चर देखो भैया, एक बार लेक्चर फिर देखो आप आराम से, तब जाके काम आपका बढ़िया बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या रहा है कि ये मेरे पास क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हो गया। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, मैंने बोला इसमें कुछ प्रोग्राम्स की भी इन्वॉल्वमेंट है और इसके अंदर कुछ टेबल्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। और ये टेबल्स हमने नहीं बनाए हैं, ये ओरेकल कॉरपोरेशन ने बनाया है। ओरेकल कॉरपोरेशंस के प्रोग्रामर्स ने, प्रोफेशनल्स लोगों ने बनाया है। तो हम ओरेकल के पैसे देंगे और ओरेकल नाम का सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे, उसमें बड़े सारे बने बनाए टेबल मिलेंगे। तो जो बड़े सारे बने बनाए टेबल हैं उनको सरल भाषा में हमने क्या नाम दिया, उनको सरल भाषा में हमने नाम दिया सिस्टम डिफाइन टेबल। आई बात समझ में, उसको हमने क्या नाम दिया, सिस्टम डिफाइंड टेबल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला था सिस्टम डिफाइंड टेबल और दोज टेबल विच इज प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, यानी जो यूजर के द्वारा नहीं बनाए जाते, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज के द्वारा खुद प्रोवाइड करे जाते हैं, उनको बदले में हमने क्या नाम दिया, सिस्टम डिफाइंड टेबल का दर्जा यहाँ पे दे दिया। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, ये तो डेफिनेशन हमारी क्लियर होगी। अब हमने बोला कि हमें दूसरी डेफिनेशन मेरे पास क्या आती है कि यूजर डिफाइंड टेबल क्या होते हैं मेरे पास। व्हाट डू यू मीन बाय यूजर डिफाइंड टेबल? तो हमने कहा इट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। एक मिनट बेटा होल्ड करना जरा। हाँ बेटा, नहीं क्लास में बोल, बताओ, बोलो क्या हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा, संडे मिलेगा नहीं बेटा, ट्राई कर लेता हूँ, क्लास खत्म हो ट्राई करता हूँ, 10 मिनट का टाइम। ठीक, तो हमने यहाँ पे बोला यूजर डिफाइंड टेबल की बात करेंगे तो हमने कहा इट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द, इट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। ये यूजर की रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है। ठीक है जी। अब जैसी बात है, जैसे हमारी कंपनी होगा, जैसे हमारी कंपनी में बिजनेस होगा, वैसे हमें क्या चाहिए होंगे, टेबल चाहिए होंगे। मान लो हमारी कंपनी है, ठीक है जी, और जैसे मान लो हमने कंपनी का नाम रखा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये नाम आपके खून में जहन में मिलना चाहिए। ठीक है जी, हमने कहा इसके बाद कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 6,01,546 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं। रतन टाटा जी की कंपनी है, लेट रतन टाटा जी की कंपनी है, 6,01,546 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब इन एम्प्लॉयज़ का हमें क्या मेंटेन करना पड़ता है, इनका डेटाबेस हमें मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है जी, हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है।
तो अगर डेटाबेस हमें मेंटेन करना पड़ेगा तो डेफिनेटली यस, हम यहाँ पे कुछ टेबल्स बनाएंगे। ठीक है जी, और इन टेबल्स को मैंने क्या नाम दिया? इन टेबल्स को हमने नाम दिया यूजर डिफाइन टेबल। तो ये जो यूजर डिफाइन टेबल है ये हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है, जिसको हमने क्या नाम दिया? कस्टमाइज टेबल का नाम यहाँ पे दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको हमने? कस्टमाइज्ड टेबल का नाम यहाँ पे दे दिया। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला हमारे पास एक टेबल है, उसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल की बात करेंगे तो वहाँ पे बड़ी सारी फील्ड्स होंगी, फील्ड से आप परिचित हैं ऑलरेडी। जैसे एम्प्लॉय का कोड हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, एम्प्लॉय का एड्रेस हो गया, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर हो गया, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर हो गया। तो ये सारा का सारा टेबल जो है हमने अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पर के आधार पर बनाया हुआ है, ताकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में जानकारी मेंटेन कर सकें। तो ये कंपनी वाले खुद बनाते हैं और इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? यूजर डिफाइंड टेबल का नाम यहाँ पे दे दिया। तो हमने बोला समथिंग विच इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर और ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। ठीक है जी, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है, जो किसी इंडिविजुअल इंसान की रिक्वायरमेंट पर आधारित है, उसको हमने क्या नाम दिया? यूजर डिफाइंड टेबल का नाम यहाँ पे दे दिया। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ तक आपको ज्ञान दे दिया। तो मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि डीबीएमएस के अंदर कुल मिलाकर कितने कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने कहा था 6 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। 6 में से पहला नाम हमने बहुत खतरनाक सा उठा लिया, जिसका नाम क्या है बेटा? डेटा डिक्शनरी। इसके बारे में मैंने क्या बोला कि पहले हमें काफ़ी सारी क्या पढ़नी पड़ेगी? टेक्निकल टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी बेटा। टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे तभी जाके हमारे पास काम होगा। ठीक है जी, अब टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे तभी जाके हमारे पास काम होगा। और टेक्निकल टर्म्स में हमने कितने शब्द पढ़ लिए? अभी अभी टेबल नाम का शब्द पढ़ लिया, एक हमने सिस्टम डिफाइंड टेबल का नाम पढ़ लिया, एक हमने यूजर डिफाइंड टेबल का नाम पढ़ लिया। फील्ड नाम के शब्द से आप ऑलरेडी परिचित हैं, और आप रिकॉर्ड नाम के शब्द से भी ऑलरेडी परिचित हैं। तो ये कुछ टेक्निकल शब्द मैंने आपको समझा दिए। अभी सारे टेक्निकल शब्द खत्म नहीं हुए हैं, कुछ मैंने आपको समझा दिए। पहले मैं टेक्निकल शब्द समझाऊंगा, फिर इनकी लड़ी बनाऊंगा, तब जाके आपको डेटा डिक्शनरी के बारे में ज्ञान मिलेगा। ठीक है भैया? तो सिस्टम डिफाइंड टेबल सॉफ्टवेयर खुद प्रोवाइड करेगा, यूजर डिफाइंड टेबल बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स है। और मैंने कहा था बेस्ट डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डीबीएमएस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो हमने कहा बदले में हमारे पास जो बेस्ट डीबीएमएस है उसका नाम कायदे से ओरेकल है। ठीक है बच्चे? तो ये कुछ शब्द हमने पढ़ लिए। हमने कहा डीबीएमएस की बात करेंगे तो बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारे पास? ओरेकल है। इसके ओनर का नाम मेरे पास क्या है? लैरी एलिसन है। गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, अच्छा खासा अमीर आदमी है। चलो ये हमने समझ लिया। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी हमें टेबल क्रिएट करना होता है, ध्यान से सुनना, जब भी हमें क्या करना पड़ता है? टेबल को क्रिएट करना होता है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम टेबल का ढांचा बनाते हैं। whenever we are required to create the structure of the table so that we can save the information. ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल नीड्स टू बी क्रिएटेड। तो जब भी टेबल आपको क्रिएट करना पड़ता है, पहली बार बंदा टेबल क्रिएट क्यों करता है? ताकि उसके अंदर जानकारी डाल सके, सेव कर सके। तो कह रहा डेटा आप बाद में डालना, पहले टेबल का हमें क्या बनाना पड़ेगा? ढांचा बनाना पड़ेगा। और जब आप ढांचा बनाने की बात करते हैं तो ढांचे में हम कितनी चीज़ें स्पेसिफाई करेंगे? ये सारी चीज़ें स्पेसिफाइड करेंगे। इसमें पहला नाम मेरे पास क्या आ गया बेटा? पहला नाम आ गया मेरे पास फील्ड का नाम, फील्ड नेम हो गया मेरे पास। दूसरा नाम मेरे पास हो गया फील्ड का साइज। तीसरा नाम मेरे पास हो गया फील्ड का डेटा टाइप। और चौथा नाम मेरे पास हो गया आपका फील्ड का कॉन्स्ट्रेंट। तो फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का साइज हो गया, डेटा टाइप हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया? आपके 4 चीज़ों के नाम हो गए। और फील्ड के कॉन्स्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमने कहा इसमें 4 नाम आते हैं मेरे पास, जिसमें पहला नाम आ रहा है रेंज कंस्ट्रेंट, नल कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट
और लास्ट नाम मेरे पास आ रहा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है जी, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए सिस्टमैटिकली। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? बंदिशें। बताएंगे भी, समझाएंगे, बड़े प्यारे तरीके से आपको समझाएंगे। पहला नाम मेरे पास क्या आ रहा है? रेंज कंस्ट्रेंट आ रहा है, नल कंस्ट्रेंट आ रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट आ रहा है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आ रहा है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के स्पेलिंग में फिर ढंग से लिख देता हूं आपका, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है बच्चे, तो कह रहा है टेबल के अंदर हम जानकारी बाद में सेव करेंगे, पहले हमें टेबल का क्या बनाना पड़ेगा? ढांचा बनाना पड़ेगा। ढांचे में कितनी चीजें स्पेसिफाइड होंगी? 4 चीजें स्पेसिफाइड होंगी। फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का साइज हो गया, डेटा टाइप हो गया, और साथ में मेरे पास क्या हो गया? कंस्ट्रेंट हो गया। कंस्ट्रेंट कितने तरह के हो गए? 4 तरह के हो गए। आपका रेंज हो गया, नल हो गया, डिफॉल्ट हो गया, और साथ में मेरे पास हो गया आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है बच्चे, तो ये सारी जानकारी हमारे पास होगी। अब हमें समझना है फील्ड का नाम क्या होता है जी, फील्ड के साइज से हमारा क्या मतलब है, डेटा टाइप से हमारा क्या मतलब है, कंस्ट्रेंट से क्या मतलब है, रेंज कंस्ट्रेंट आखिरकार क्या होता है, क्या समझाना चाहता है, नल कंस्ट्रेंट क्या होता है, क्या समझाना चाहता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है, क्या समझाना चाहता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, क्या समझाना चाहता है। ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेंगी। तो देखा जाए तो भैया 4 और 4 8 टेक्निकल शब्द हमारे पास और आ गए, है ना। 5 टेक्निकल शब्द हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4 हमारे पास और पढ़ने हैं, 4 हमारे पास और पढ़ने हैं। तो पढ़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, 13 हो जाएंगे हमारे पास। और 13 टेक्निकल शब्दों के बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम पढ़ेंगे कि भैया डेटा डिक्शनरी क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी कंफ्यूज मत होना। अभी तो डेटा डिक्शनरी के बारे में मैंने आपको पूरा ज्ञान नहीं दिया। मैंने स्टार्टिंग करने से पहले ही बता दिया था कि डेटा डिक्शनरी को पढ़ने से पहले मल्टीपल तरह के टेक्निकल शब्दों का ज्ञान चाहिए होता है। टेक्निकल शब्दों का ज्ञान हमें मिलेगा तब जाकर हम 1 घंटे बाद आपका लेक्चर समझेंगे कि आखिरकार डेटा डिक्शनरी होता क्या है। तो कुल मिलाकर अभी हमने 37 मिनट और 19 सेकंड आपके समाप्त कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारे के सारे जो टेक्निकल शब्द हैं, 4 ये वाले और 4 ये वाले, इन सब के बारे में ज्ञान दूंगा और फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा, लिंक्ड करूंगा कि ये समझाने के लिए कि डेटा डिक्शनरी क्या होता है। ठीक है जी, और कैसा ये डेटा डिक्शनरी हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को सपोर्ट करता है, हमारे हैकर्स को सपोर्ट करता है हैकिंग के एलिमेंट्स को समझने में, वो सारा ज्ञान मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, टेढ़ा टॉपिक है, खतरनाक टॉपिक है, अच्छे अच्छे टीचर इसका ज्ञान नहीं दे पाते। बीटेक के जितने बच्चे पढ़ रहे हैं अपने कॉलेज में जाके चाहें तो टेस्ट कर लेना अपने टीचरों को, और एक साधारण तरीके से आराम से विनम्र भाषा में पूछना टीचर से, सर डेटा डिक्शनरी क्या होता है। आप पाएंगे कि वो आपको गोली दे देंगे और आपको उसके बारे में एक पर्याप्त ज्ञान प्रोवाइड नहीं करेंगे। किसी भी टीचर को आपने बेइज्जती नहीं करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, गुरु का अनादर नहीं करना। अगर आपने गुरु का अनादर करा तो आपका गुरु खराब हो जाएगा, आपका 3 नंबर खराब हो जाएगा न्यूमरोलॉजी के अनुसार। और न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर आपका 3 नंबर खराब हो जाए तो बड़ी मोटी चोट लगती है। इसलिए कोई टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसको शर्मिंदा नहीं करना, थैंक्स बोल के ग्रैटिट्यूड देकर आगे निकल लेना है। मैं बस आपको एक वैल्यू बता रहा हूं कि अगर आप इस ज्ञान को अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेते हो तो आप छट जाते हो बाकी प्रोफेशनल्स के बीच में। और यही वाली बात है, अलग से कुछ करेंगे तभी तो कुछ अच्छा काम करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को गुड विशेस भेजी, जल्दी रिकवरी के लिए प्रार्थना करी बच्चों ने। मैं बहुत आभारी हूँ आप बच्चों का कि आप इतना अच्छा पॉजिटिव मेरे लिए सोचते हैं। और शुक्रिया अदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। तो इस लेक्चर को आप देखिए और जल्दी मैं दूसरा लेक्चर भी लाने की हिम्मत करूँगा। अभी मैं रिकवरी स्टेज में हूँ, आई एम नॉट फुली रिकवर्ड, तो अभी मैं रिकवरी स्टेज में हूँ। तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी आपके लिए लेक्चर प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चे, तो अभी डेटा डिक्शनरी की कहानी लगेगी, कॉन्टिन्यूड रहेगी, जैसे हमारे हिंदी सीरियल्स में होता है कि सस्पेंस अभी बाकी है, पिक्चर भी बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डेटा डिक्शनरी हमारे पास क्या है। राइट,
थैंक यू सो मच, धन्यवाद।